थ्रू हैंड्स ऑन एंड रियल लाइफ एक्टिविटीज, यानी कि जो बच्चा है वो खुद करके रियल लाइफ की एक्टिविटी करके क्या करेगा, सीखेगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या हो जाती है, अनुभव करके सीखना, यानी कि बच्चा क्या करेगा, खुद एक्टिविटीज करेगा, अपने हाथों से कोई काम करेगा, तो वो क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है, और अनुभव करके बच्चा सीखता है। नेक्स्ट इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाईएस्ट प्रायोरिटी पे किसके रखा था, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। जो FLN था उसमें क्या किया गया कि 3 साल तक यानी थर्ड क्लास तक बच्चा क्या कर पाए, बेसिक जो लिटरेसी है यानी कि लिखना और पढ़ना, उसके अलावा जो बेसिक न्यूमरेसी है वो क्या कर पाए, बेसिक जो मैथमेटिक्स है उसको सीख पाए। इंट्रोडक्शन ऑफ 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। अब जो प्रोग्रेस कार्ड बनेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम्स के मार्क्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, उसके अलावा बच्चा की परफॉर्मेंस कैसी रही, वो गेम्स में कैसा है, और जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनमें उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी। तो फीचर्स क्या क्या रहेंगी, डेवलपिंग यूनिक कैपेबिलिटीज इन स्टूडेंट, यानी हर बच्चे में यूनिक कैपेबिलिटीज करना है, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, जो एजुकेशन है उसको यूनिवर्सल बना देना है, अनुभव करके बच्चे को सिखाने पे क्या देना है, फोकस करना है। उसके अलावा थर्ड क्लास तक बच्चा क्या कर पाए, बेसिक मैथ और बेसिक उसको सीख पाए, और 360 डिग्री होलिस्टिक क्या बनाना, उसका रिपोर्ट कार्ड बनाना है। नेक्स्ट इज की टारगेट्स ऑफ NEP 2020। तो जो NEP 2020 थे उसके जो की टारगेट्स थे वो क्या क्या थे, सबसे पहले अचीव यूनिवर्सल FLN इन प्राइमरी स्कूल बाय 2025। देखो ईयर का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि मान लो यूनिवर्सल FLN था प्राइमरी स्कूल में, वो कब तक अचीव होने का टारगेट था। ऑप्शन दे देंगे 2025, 2030, 35 और 40। तो आपको ईयर पे क्या करना है, स्पेशली फोकस करना है। तो जो यूनिवर्सल FLN था यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी थी प्राइमरी स्कूल में, कब तक अचीव कर लेनी थी, 2025 तक। नेक्स्ट इज 100% ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2020। अगर मैं GER की बात करूं, ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल हुए अपॉन पॉपुलेशन ऑफ द ऑफिशियल ग्रुप। मान लो एक क्लास है, ठीक है, उसमें जो बच्चे हुए हैं, जो इनरोल हुए हैं वो कितने हैं अपॉन जो टोटल पॉपुलेशन कितनी है उस एज ग्रुप के बच्चे की इनटू 100, ये क्या होता है, ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो। तो जो प्री स्कूल है उसमें क्या कर ले से सेकेंडरी एजुकेशन में क्या कर लेना था, 100% GER रेशियो, यानी कि हर बच्चा क्या करेगा, जितने उस एज ग्रुप के बच्चे हैं वो सारे के सारे क्या कर पाए, इनरोलमेंट हो उनकी बाय 2030। ईयर को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 6% ऑफ GDP टू बी इन्वेस्टेड इन एजुकेशन, यानी कि 6% है जो GDP का उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा एजुकेशन में। नेक्स्ट इज 50% GR इन हायर एजुकेशन बाय 2035। अब जो हायर एजुकेशन है उसमें जो ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो कितना लेना है, 50% तो होना ही चाहिए। कब तक होना चाहिए, 2035 तक। नेक्स्ट इज ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी बाय 2040, यानी कि 2040 तक क्या हो जानी चाहिए, जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या बन जाएं, मल्टीडिसिप्लिनरी बन जाएं। नेक्स्ट इज एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर्स टू रिसीव वोकेशनल एक्सपोजर बाय 2025। जितने भी लर्नर्स हैं उनमें से कम जो 50% है उनको क्या मिल पाए, वोकेशनल एक्सपोजर मिल पाए बाय 2025। देखो 2025 से चल रहा है, तो 2025 में क्या क्या टारगेट लिए थे। एक तो यूनिवर्सल FLN इन प्राइमरी स्कूल, यानी कि हर बच्चा प्राइमरी स्कूल में क्या कर पाए, जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है उसको अचीव कर पाए। उसके अलावा क्या था, जो 50% ऑफ लर्नर्स हैं उनको क्या मिले, जो वोकेशनल एक्सपोजर है वो मिल पाए। 2030 में का जो टारगेट था 2030 तक वो क्या है, 100% ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन। और 50% GER कहाँ अचीव कर लेना है, हायर एजुकेशन में 2035 तक। और जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको क्या बना देना है, मल्टीडिसिप्लिनरी 2040 तक। तो जो ये ईयर है आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट इज 5 फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ NEP 2020। तो जो NEP 2020 उसके जो 5 पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है एक्सेस, फिर है इक्विटी, फिर है क्वालिटी, नेक्स्ट अफोर्डेबिलिटी एंड फिफ्थ इज अकाउंटेबिलिटी। देखो एक्सेस क्या है कि जो हर बच्चा है चाहे वो किसी लोकेशन से हो, किसी बैकग्राउंड से हो, उसे क्या मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी
टीम मिलनी चाहिए स्कूल में एंटर करने की और एजुकेशन सिस्टम में रहने की। हर बच्चा चाहे वो किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, उसे क्या मिले, अपॉर्चुनिटी मिले पढ़ने की, एजुकेशन लेने की, तो ये क्या है उसके बाद है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि जो एजुकेशन को प्रोवाइड करवाना, हर ग्रुप को कैसे करवाना, फेयरली करवाना है, यानी कि कोई भी बच्चा क्या नहीं रहना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए। खासकर जो बच्चे डिसएडवांटेजेस ग्रुप से आते हैं और जो माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं, इसलिए जो SC ST OBC गर्ल्स हैं, दिव्यांग, उनके लिए क्या चलाई गई थी, स्पेशल स्कीम्स चलाई गई थी। इक्विटी क्या है कि हर बच्चे को क्या मिले, इक्वल चांसेस मिले एजुकेशन के, कोई भी बच्चा क्या ना रह पाए, पीछे ना रह पाए, खासकर जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप से आते हैं और जो माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी। क्वालिटी क्या है कि जो एजुकेशन है उसमें क्या रहे, हाई स्टैंडर्ड मेंटेन रहने चाहिए, चाहे वो टीचिंग प्रोसेस है, चाहे लर्निंग है, चाहे असेसमेंट है, चाहे करिकुलम है, यानी कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। इसके अलावा क्या है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी क्या है कि जितने भी सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है, यानी कि जो भी गरीब बच्चे हैं, जो भी सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है, उनको भी क्या मिलना चाहिए, जो एजुकेशन है सबके लिए क्या होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, हर कोई एजुकेशन को अफोर्ड कर पाए। और इसके लिए क्या किया गया था, जो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल है उनको क्या किया गया, स्ट्रेंथन किया गया, यानी कि उनको बढ़ावा दिया गया। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें भी जो फीस है उनको क्या कर दिया गया, रीजनेबल कर दिया गया। उसके अलावा जो टेक्स्ट बुक्स हैं, यूनिफॉर्म्स है, और मिड डे मील है, उनको क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया था। तो हर बच्चे को क्या मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए, और हर कोई क्या कर पाए, एजुकेशन को अफोर्ड कर पाए। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि जो एजुकेशन का सिस्टम है ना, चाहे टीचर हो गए, स्कूल हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया या गवर्नमेंट हो गया, हर कोई क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या हो जाती है अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले क्या है, जिसमें हर बच्चे को क्या मिलना चाहिए, चाहे वो कहीं किसी लोकेशन से आ रहा है, किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, उसे एजुकेशन में एक्सेस मिलना चाहिए। दूसरा इक्विटी, यानी कि हर बच्चे को क्या मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पढ़ने की। उसके बाद क्वालिटी का, जो एजुकेशन है उसमें क्वालिटी का ध्यान रखा जाएगा। अफोर्डेबिलिटी कि हर ग्रुप, सोशो इकोनॉमिक ग्रुप हो गया, डिसएडवांटेज ग्रुप हो गया, हर ग्रुप क्या कर पाए, एजुकेशन को अफोर्ड कर पाए। नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी, यानी कि टीचर, स्कूल, इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट हर कोई रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि उसे जो एजुकेशन है उसको क्या देना, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। अब है जो स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर था उसको कैसे 10+2 से बदल के कैसा कर दिया गया था, 5+3+3+4। तो 4 स्टेजेस आ गई स्कूल एजुकेशन में। और कैसा मॉडल बना दिया गया था, 5+3+3+4। तो सबसे पहले आता है फाउंडेशन स्टेज। जो फाउंडेशन स्टेज होती है वो 5 साल के लिए होती है। अब जो 5 साल पहले जो 3 साल रहेंगे कौन से रहेंगे, आंगनबाड़ी या उसके अलावा फर्स्ट और सेकंड क्लास में इंक्लूड रहती है। पहली स्टेज कौन सी है, फाउंडेशन स्टेज, जो कि 5 साल की है। इसमें जो पहले 3 साल रहेंगे किसके लिए रहेंगे, आंगनबाड़ी और प्री स्कूल के लिए। और जो उसके अलावा 2 साल रहेंगे किसके लिए रहेंगे, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड के लिए। अब जो फोकस किया गया है स्टेज पे किस पे किया गया है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, प्ले बेस्ड लर्निंग एंड एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। यानी कि मेन फोकस किस पे रहेगा, जो बच्चा है उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट पे रहेगा। और जो लर्निंग होगी वो कैसी होगी, प्ले बेस्ड, यानी कि खेल कर बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। और जो करिकुलम बनाया गया वो कैसा बनाया गया, एक्टिविटी बेस्ड, यानी कि एम्फसाइज किस पे किया गया, मल्टी लेवल एंड प्ले ओरिएंटेड एक्टिविटीज। सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज है, कितने साल की है, 5 साल की है। जिसमें से पहले 3 साल बच्चा आंगनबाड़ी या स्कूल में जाएगा, किस एज में जाता है, 3 साल की एज में ही जाता है। यानी कि 3, 4, 5 साल तक बच्चा कहाँ जाएगा, आंगनबाड़ी में जाएगा या प्री स्कूल में जाएगा। उसके बाद जब वो 6 और 7 साल का होगा तो कौन सी क्लास को कवर करेगा, फर्स्ट और सेकंड। अब जो फोकस था किस पे था, लैंग्वेज के डेवलपमेंट पे और प्ले बेस्ड लर्निंग पे। और जो करिकुलम रहेगा वो कैसा था, एक्टिविटी बेस्ड। सेकंड क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज। तो जो ये स्टेज रहेगी कितने साल की रहेगी, 3 साल की रहेगी। और इसमें जो क्लास 3rd to 5th क्या होती है, कवर हो जाएगी। अब जो क्लास 3rd to 5th है इसमें बच्चा कितने का हो गया, 8 से 11 साल का की जो उसकी एज है वो रहती है। अब इसमें जो लर्निंग है वो कैसे रहेगी, प्ले डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड मेथड एंड इंटरेक्टिव क्लास, यानी कि बच्चा
खेल कर सीखेगा, एक्टिविटी बेस्ड जो है मेथड्स होंगे, जो क्लासरूम होगी वो इंटरेक्टिव होगी, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होगी। जो इन्वायरमेंट है क्लास का वो कैसा बना देना है, अच्छा बना देना है, ताकि बच्चा इजीली क्या कर पाए, सीख पाए, और उस पे सीखने का बोझ नहीं होना चाहिए। उसके बाद है मिडल स्टेज। जो मिडल स्टेज है वो 1 साल के लिए रहती है, और जो इसमें क्लासेस हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं, 6 to 8 क्लास, और जो बच्चे की एज है वो क्या रहेगी, 11 से 14 साल। अब इसमें क्या आ जाती है, सब्जेक्ट वाइज लर्निंग को क्या कर दिया जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। उसके अलावा जो 10 दिन का क्या रहता है, बैकलैश पीरियड रहता है, यानी कि बच्चा क्या करेगा, जो भी लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट है, यानी कारपेंटर्स हो गए, पोर्टर्स हो गए, गार्डनर्स हो गए, आर्टिस्ट हैं, उनके पास बच्चा क्या करेगा, जाएगा, 10 दिन के लिए उनके पास इंटर्नशिप कर सकते हैं, कि 10 दिन के बाद उनके पास जाकर काम को सीखेगा। तो वोकेशनल एक्सपोजर दिया गया है मिडल स्टेज में। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम होते हैं कि जो 10 दिन का बैकलैश पीरियड था वो कौन से स्टेज में आता है, फाउंडेशन में आता है, या जो मिडल स्टेज में आता है, या सेकेंडरी स्टेज में आता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। मिडिल स्टेज में बच्चा 6 to 8 क्लास में रहेगा, एज उसकी 11 से 14 साल रहेगी। अब यहाँ सब्जेक्ट वाइज लर्निंग को क्या कर दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और 10 दिन का क्या रहता है, बैकलैश पीरियड रहता है, जिसमें जो बच्चा है कारपेंटर्स के पास जाके, पोर्टर्स के पास जाके, या गार्डनर्स के पास जाके अपनी क्लासेस को या सीखता है। उसके बाद है सेकेंडरी स्टेज। अब जो सेकेंडरी स्टेज रहती है कितने साल की रहेगी, 4 साल की रहती है, और इसमें क्लास 9 से 12 क्या हो जाती है, कवर हो जाती है, यानी कि 9th क्लास से लेकर 12th तक बच्चा किस स्टेज में आता है, सेकेंडरी स्टेज में। और जो बच्चे की एज रहेगी कितनी रहेगी, 14 to 18 ईयर्स। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग को क्या किया जाएगा, इस पर जोर दिया जाएगा, उस पर फोकस किया जाएगा। स्टूडेंट क्या कर सकता है, कोई भी कम्बिनेशन सब्जेक्ट से चूज कर सकता है, आर्ट्स से, साइंस से, या वोकेशनल कोर्सेज से। अब बच्चे के पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसे साइंस के साथ कोई आर्ट का सब्जेक्ट लेना है, या आर्ट के साथ कोई वोकेशनल का सब्जेक्ट लेना है। तो इस तरीके से क्या हो जाती है, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग को क्या किया गया, फोकस किया गया, उस पर जोर दिया गया है। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कैरियर ओरिएंटेड लर्निंग पे क्या किया गया, फोकस किया गया। तो जो सेकेंडरी स्टेज थी वो 4 साल की थी, 9th क्लास टू 12th क्लास को ये इंक्लूड करेगी, 14 से 18 साल का बच्चा रहेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग पे क्या किया गया है, जोर दिया गया है। अब स्टूडेंट क्या कर सकता है, कोई भी कम्बिनेशन सब्जेक्ट का चूज कर सकता है, यानी कि आर्ट्स का या साइंस का कोई भी सब्जेक्ट क्या कर पाएगा, बच्चा चूज कर पाएगा। फोकस किस पे किया गया, क्रिटिकल थिंकिंग पे, फ्लेक्सिबिलिटी और कैरियर ओरिएंटेड लर्निंग पे। नेक्स्ट इज एम ऑफ द 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, यानी कि एम क्या था, सबसे पहले इंश्योरिंग होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। क्या जो होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होती है, कि बच्चे का जो विकास होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ओवरऑल होना चाहिए, पूरा का पूरा हर तरीके से, यानी कि सोशली, मेंटली, कोग्निटिव और इमोशनल, हर तरीके से बच्चे की डेवलपमेंट पे क्या किया गया, फोकस किया गया, इंश्योर किया गया। उसके बाद प्रमोटिंग एक्सपीरियंशियल एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग कौन सी होती है, जब बच्चा क्या करेगा, अनुभव करके, यानी कि खुद हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेगा, और एक्टिविटीज को करके क्या करता है, जब सीखता है तो वो क्या होती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग मटेरियल बाय एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्या करेगी, हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक बनाएगी, और जो लर्निंग मटेरियल वो भी कौन बनाएगा, एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी। गिविंग प्रायोरिटी टू द मदर टंग रीजनल लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, यानी कि टीचर जिस लैंग्वेज में पढ़ाएगा उसमें मदर टंग को क्या दी गई है, या उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसको प्रायोरिटी दी गई है। इसमें मेनली बोला गया था कि 5th क्लास तक तो एटलीस्ट बच्चे को पढ़ाना है मदर टंग में, और उसके अलावा उसको 8th क्लास तक भी पढ़ाया जा सकता है, यानी कि मदर टंग को प्रायोरिटी दे दी गई है, कि बच्चे की जो मदर टंग है उसमें ही टीचर क्या दे, इंस्ट्रक्शन दे, ताकि बच्चा इजीली और अच्छे से चीज़ों को सीख पाए। उसके अलावा स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, मतलब जो भी गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, कौन से होते हैं, जिनके जो आईक्यू लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको क्या किया गया, स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम बनाए गए उनके लिए। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन एनसीएफएस 2022 बाय एनसीईआरटी। नया जो करिकुलम फ्रेमवर्क है स्कूल एजुकेशन के लिए वो बनाया गया। तो ये कुछ
टॉपिक मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। सबसे पहले क्या किए हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, 21st सेंचुरी की क्या थी। सबसे पहली पॉलिसी थी, इसमें 24 साल पुरानी 1986 की पॉलिसी को रिप्लेस किया। चेयरमैन कौन रहे? के कस्तूरी रंगन। उसके अलावा फीचर्स क्या थी कि यूनिक कैपेबिलिटीज को डेवलप करना है, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, एजुकेशन को यूनिवर्सल कर देना है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और एफएलएन पे को क्या दी गई थी, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। टारगेट क्या थे? देखो इसमें फिर से बोले, फिर से ध्यान रखना है कि एफएलएन 2025 तक और ये वोकेशनल एक्सपोजर भी 2025 तक क्या कर लेना था। उसके अलावा 2030 तक 100% जीआर अचीव कर लेना है और 50% जीआर इन हायर एजुकेशन बाय 2035। और जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनको मल्टीडिसिप्लिनरी बना देना है 2040 तक। 5 जो फाउंडेशनल पिलर थे उनको कौन से थे? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। स्ट्रक्चर क्या था? 5+3+3+4 यानी कि 10+2 को चेंज करके ये बना दिया था। सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज 5 साल की, प्रिपेरेटरी स्टेज 3 साल की, मिडिल स्टेज भी 3 साल की और उसके बाद आती है सेकेंडरी स्टेज 4 साल की। एम मैंने आपको बता दिया है कि होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करना है, हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक बनाई जाएंगी और जो प्रायोरिटी है वो मदर टंग को दी गई है कि जो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कैसा होना चाहिए, मदर टंग में दिया जाना चाहिए। और जो भी गिफ्टेड चिल्ड्रंस हैं उनके लिए क्या बनेंगे? नेक्स्ट टॉपिक इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एनईपी 2020। तो जो एनईपी 2020 थी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, इसमें और क्या किस पे फोकस किया था? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे, यानी कि बच्चे की क्या हो जाती है, बचपन में उसकी केयर होनी चाहिए, उसे एजुकेशन देने का उन्होंने क्या किया था, फोकस किया था। और जो ई थी उसमें 3 एज कैटेगरी थी। सबसे पहले थी 0 से 3 साल का बच्चा। अब जो 0 से 3 साल का बच्चा उसको क्या दिया जाएगा? अर्ली स्टिमुलेशन, यानी कि उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, उसको इनकरेज किया जाएगा कुछ चीज़ सीखने के लिए। तो जो 0 से 3 साल का बच्चा वो क्या करेगा? शुड रिसीव अर्ली स्टिमुलेशन एंड केयर थ्रू क्रैशेस एंड होम बेस्ड प्रोग्राम। इनके 0 से 3 साल के बच्चे के लिए क्या किया गया? होम बेस्ड प्रोग्राम और क्रैशेस के थ्रू उनको क्या करना है? अर्ली स्टिमुलेट करना है बच्चे को, केयर करने के और पढ़ाने के लिए इनकरेज करना है। तो जो एम्फेसिस था वो किसके था? सेफ नर्चरिंग एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इससे जोर दिया गया कि बच्चे को जो एनवायरनमेंट मिले वो कैसे मिले? सेफ मिले और नर्चरिंग मिले, ताकि जो उसकी फिजिकल है और जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसको क्या किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में सबसे पहले क्या किया? 0 से 3 साल की कैटेगरी आती है, जिसमें बच्चे को क्या किया जाएगा? स्टिमुलेट किया जाएगा, उसको इनकरेज किया जाता है। होम बेस्ड प्रोग्राम और क्रैशेस के थ्रू बच्चा क्या करेगा? उसे अर्ली क्या मिल जाता है? इंकरेजमेंट मिल जाती है और उसे केयर की जाती है बच्चे की। अब जो जोर था वो किस पे दिया गया? टू इंश्योर एक सेफ और नर्चरिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, ताकि जो बच्चे की फिजिकल और जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट किया जा सके। नेक्स्ट जो है वो है 3 से 6 साल। अब जो 3 to 6 ईयर का बच्चा होगा उसको क्या दिया जाना चाहिए? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अब उसको क्या प्रोवाइड करवानी है? प्रोवाइड करवानी है। तो जो 3 से 6 साल का बच्चा उसके लिए जो एजुकेशन है किसके थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी? आंगनवाड़ी के थ्रू, किंडरगार्टन के थ्रू, नर्सरी स्कूल, प्री स्कूल एंड सीनियर इंस्टीट्यूशन। फॉर द एज 3 to 6 अर्ली चाइल्डहुड जो एजुकेशन है वो किसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है? आंगनवाड़ी के थ्रू, किंडरगार्टन के थ्रू, नर्सरी स्कूल, प्री स्कूल एंड सीनियर इंस्टीट्यूशन के थ्रू। अब जो गोल है इसका वो क्या है कि टू ऑफर प्लेफुल एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कि जो लर्निंग प्रोसेस को कैसे बनाया जाए, प्लेफुल बनाया जाए, एक्टिविटी बेस्ड बनाया जाए, ताकि जो बच्चे की फाउंडेशनल स्किल्स हैं वो क्या हो सके, बिल्ड हो सके। तो 3 से 6 साल के बच्चे को क्या दी जा रही है? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दी जा रही है। किसके थ्रू दी जा रही है? आंगनवाड़ी के थ्रू, किंडरगार्टन के थ्रू, नर्सरी स्कूल, प्री स्कूल के थ्रू। और जो गोल है वो क्या है कि बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है उसको प्लेफुल यानी कि खेल के द्वारा और एक्टिविटी करके बच्चे को क्या किया जाना चाहिए? सिखाया जाना चाहिए, ताकि जो उसके अंदर जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं वे बिल्ड हो। अब तीसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है 6 से 8 साल तक के बच्चे को, जिसको अर्ली प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। अब जो ये स्टेज है इसमें क्या हो जाता है? प्राइमरी स्कूलिंग आ जाती है, यानी कि बच्चा कितने साल का हो गया? 6 से 8 साल का हो गया। तो अब बच्चा किसमें कौन सी क्लास में जाएगा? फर्स्ट और सेकंड क्लास में। तो जो अर्ली प्राइमरी एजुकेशन है वो क्या करती है? ब्रिज का काम करती है बिटवीन प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड फॉर्मल स्कूल।
फॉर्मल स्कूलिंग और प्री प्राइमरी एजुकेशन के बीच में किसका काम करेंगे, ब्रिज का काम करेंगे। हमने 3 एज देखी। सबसे पहले 0 से 3 साल का बच्चा जो होम बेस्ड प्रोग्राम के थ्रू और क्रैशेस के थ्रू उसको क्या दी जाती है, केयर दी जाती है और एजुकेशन दी जाती है। जोर किस पे दिया जाता है कि बच्चे को सेफ और नर्चरिंग इन्वायरमेंट मिले ताकि उसकी जो फिजिकल है, जो इमोशनल डेवलपमेंट है, उसको सपोर्ट किया जा सके। उसके बाद फिर 3 से 6 साल का बच्चा जिसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मिले हो। इस एज में जो बच्चा है वो कहाँ जाएगा, आंगनवाड़ी में जाएगा, किंडरगार्टन में जाएगा, नर्सरी स्कूल, प्री स्कूल के थ्रू बच्चे को क्या मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी। और ये ऑफर करता है एक प्लेफुल, यानी कि बच्चा खेल के और एक्टिविटी करके क्या करेगा, सीखेगा और उसकी जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, बिल्ड होती हैं। उसके बाद फिर 6 से 8 साल का बच्चा जो अर्ली प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड क्लास में बच्चा आएगा वो किस में आता है, 6 से 8 साल का बच्चा। अब जो ये स्टेज है ये ब्रिज का काम करती है बिटवीन प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड फॉर्मल स्कूलिंग। अब क्वेश्चन आता है कि जो ECCE इसकी जरूरत क्यों। देखिए 6 साल की एज से पहले क्या हो जाता है, बच्चे का 85% जो ब्रेन है वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। इसलिए जो अर्ली चाइल्डहुड है उसमें बच्चे के लिए क्या रहता है, ये मोस्ट क्रूशियल पीरियड रहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज रहती है लर्निंग के लिए। क्या हो रहा है, 6 साल से पहले ही बच्चे का क्या होता है, 85% का हो जाता है, ब्रेन डेवलप हो जाता है। इसलिए जो बचपन के दिन है वो जो फेज है वो क्या रहती है, बच्चे की लर्निंग प्रोसेस के लिए क्या रहती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो जो पहले 6 साल है वो डिटरमाइन करते हैं बच्चे के ब्रेन की ग्रोथ को, उसकी फिजिकल हेल्थ को, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी रहेगी और ओवरऑल डेवलपमेंट को। पहले 6 साल के हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ के लिए, उसकी फिजिकल हेल्थ के लिए, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए और डेवलपमेंट। और बहुत सारे चिल्ड्रन क्या है जो इंडिया में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे वो जो सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं ना, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती। और इसी वजह से क्या होता है कि उनकी लर्निंग आउटकम्स है ना बाद की लाइफ में क्या हो जाती है, अफेक्ट होती है। क्या है, क्यों जरूरत है ECCE की, क्योंकि 85% बच्चे का डेवलप 6 साल से पहले ही ब्रेन डेवलप हो जाता है और पहले के 6 साल उसकी ब्रेन की ग्रोथ को, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी और ओवरऑल डेवलपमेंट को क्या करें, अफेक्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं इंडिया में जो सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं, तो उन्हें क्वालिटी एजुकेशन का क्या नहीं है, एक्सेस नहीं है। इसलिए बाद की लाइफ में जो लर्निंग आउटकम्स है वो क्या हो जाती है, अफेक्ट होती है। नेक्स्ट इज एम ऑफ ECCE जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसका एम क्या है, to ensure universal access to high quality early childhood care and education for all children under 6 by the year 2030। एम क्या थी कि 2030 तक 6 साल के कम उम्र के बच्चों को क्या देना है, यूनिवर्सल एक्सेस देना है हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का। क्या करना है, 6 साल के कम बच्चे को क्या करना है, यूनिवर्सल एक्सेस मिलना चाहिए इसका हाई क्वालिटी एजुकेशन का। और क्या है, टू मेक द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंट एंड चाइल्ड फ्रेंडली। जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को कैसा बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, एफिशिएंट बनाना है और बच्चे के लिए क्या बनाना है, फ्रेंडली बनाना है कि बच्चा वहाँ आके प्रॉपर सीखे, ना कि बच्चे के लिए वहाँ फियर का या दूसरा एनवायरनमेंट हो। नेक्स्ट इज टू इंटीग्रेट आंगनवाड़ी विद स्कूल कॉम्प्लेक्सेस मेकिंग ट्रांजिशन स्मूथर फॉर यंग लर्नर्स। कि जो आंगनवाड़ी है उनको कहाँ इंटीग्रेट कर दिया जाए, स्कूल कैंपस के साथ क्या हो, आंगनवाड़ी हो, ताकि जो ट्रांजिशन है यानी कि जब आंगनवाड़ी से बच्चा स्कूल में जाए तो उसके लिए जो ट्रांजिशन है, जो चेंज हो स्मूथर हो जाए, वो इजीली बच्चा क्या कर पाए, आंगनवाड़ी से स्कूल कॉम्प्लेक्स में जा पाए। क्योंकि आंगनवाड़ी कहाँ है, स्कूल के साथ है, तो इसलिए बच्चे के लिए स्कूल आंगनवाड़ी से स्कूल में जाना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। To create a rich, safe, playful and meaningful learning environment for every आंगनवाड़ी। हर आंगनवाड़ी में जो environment है वो कैसा होना चाहिए, safe होना चाहिए, play based होना चाहिए, यानी कि खेल के सीखे बच्चा, और जो learning environment है वो कैसा होना चाहिए, meaningful होना चाहिए। तो ये क्या है, aim of ECCE। सबसे पहले बच्चे को क्या देना है, यूनिवर्सल एक्सेस देना है। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हमको स्ट्रॉन्ग बनाना था, एफिशिएंट बनाना था, चाइल्ड फ्रेंडली बनाना था। नेक्स्ट ताकि जो आंगनवाड़ी है स्कूल के कॉम्प्लेक्स के साथ हो, ताकि जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ हो जाए और बच्चे को रिच, सेफ, प्ले बेस्ड और मीनिंगफुल लर्निंग एनवायरनमेंट देना है। नेक्स्ट इज ECCE करिकुलम। अब जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन उसका जो करिकुलम है वो कैसा होता है, प्ले बेस्ड होता है, एक्टिविटी बेस्ड होता है और इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम होता है। यानी कि जो करिकुलम बनाया गया वो कैसा बनाया गया है कि बच्चा खेल कर, एक्टिविटी करके और इंक्वायरी
करके कि उसके मन में क्या क्वेश्चन आए, ऐसा क्या बनाया गया है, करिकुलम बनाया गया है। और जो फोकस एरिया है डेवलपमेंट के, वो क्या कहते हैं फिजिकल एंड मोटर स्किल, यानी कि बच्चे की जो फिजिकल है और जो मोटर स्किल उनको क्या करना है, डेवलप करना है। कोग्निटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चे की, यानी कि उसका जो माइंड है उसको भी क्या करना है, डेवलप करना है। अर्ली लैंग्वेज एंड लिटरेसी, यानी कि बच्चा लैंग्वेज और लिटरेसी सीख पाए। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट करनी है, बच्चे की सोशली भी डेवलपमेंट करनी है, और साथ में उसकी जो इमोशनली है उसकी भी क्या करनी है, डेवलपमेंट करनी है। मोरल एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है बच्चे में। क्या क्या फोकस रहेगा, सबसे पहले फिजिकल एंड मोटर स्किल्स को क्या करना है, डेवलप करना है। इसके अलावा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए। अर्ली लैंग्वेज एंड लिटरेसी को भी क्या करना है, डेवलप करना है। इसके अलावा उसकी जो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट है, और साथ में मोरल एंड जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है उसको भी क्या करता है, प्रमोट करता है। तो जो करिकुलम है इसकी एम क्या है कि नर्चर द होल चाइल्ड, नॉट जस्ट एकेडमिक लर्निंग, यानी बच्चे की क्या करनी है, पूरी की पूरी ग्रोथ करनी है, ना कि सिर्फ उसकी एकेडमिक लर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एक्सेस टू ईसीई। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा है 3 से 6 साल का, उसे क्या मिल पाए, फ्री सेफ एंड हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन आंगनवाड़ीज, प्री स्कूल और बाल वाटिकास, यानी कि बाल वाटिकास के थ्रू, आंगनवाड़ी के थ्रू या प्री स्कूल के थ्रू जो बच्चा है ना उसे 3 से 6 साल की उम्र में कैसी फ्री सेफ और हाई क्वालिटी क्या मिल पाए, एजुकेशन मिल जानी चाहिए। अब जो ईसीई है 3 से 8 साल में दो तरीके से डिवाइडेड है। पहला प्री स्कूल स्टेज जहाँ 3 से 6 साल का बच्चा जाएगा। उसके बाद होती है फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, 5 साल की होती है, जिसमें पहले 3 साल किसके आ जाते हैं, प्री स्कूल के, और बाद के 2 साल किसमें आ जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड क्लास के। पर्पस क्या है कि बच्चे को क्या मिल पाए, फ्री सेफ एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। तो मेन जो यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब यही है। उसके बाद जो प्रीपेरेटरी क्लास होती है, यानी कि बाल वाटिका होती है, उसमें क्या जाएगा, बच्चा 3 से 5 साल का वहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। यानी कि क्लास फर्स्ट और सेकंड में एंटर करने से पहले बच्चा कहाँ जा रहा है, बाल वाटिका में जा रहा है। अब जो हर बच्चा है उसको क्या करनी है, बाल वाटिका में क्या करनी है, अटेंड करनी है बिफोर एंटरिंग फॉर्मल स्कूलिंग। जब बच्चा फॉर्मल स्कूलिंग में जा रहा है उससे पहले उसे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाएगा, वो बाल वाटिका में जाएगा, जहाँ उसकी 3 से 5 साल की क्या होगी, प्री स्कूल होगा। दिस इनिशिएटिव इज जॉइंट एफर्ट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब जो इनिशिएटिव लिया गया था वो किसके जॉइंट एफर्ट्स था, एक हो जाएगा ट्राइबल अफेयर्स। देखो अब जो ईसीसी का करिकुलम बना, फ्रेमवर्क बना है, ये सारी चीजें की जो प्लानिंग हुई है वो किसने की है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या है, देखो एक और क्या काम किया गया था एनईपी में, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था, MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या था एनईपी 2020 में, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और जो ईसीसी का करिकुलम है, फ्रेमवर्क है, जो इसकी टास्क होती है, प्लानिंग होती है, उसे कौन मिलकर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और साथ में ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइबल अफेयर्स। ये मिलकर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं ईसीसी को। नेक्स्ट इज ईसीसी फ्रेमवर्क। अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें तो एनसीईआरटी ने क्या किया, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। एनसीईआरटी क्या करती है, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क बनाया था किसके लिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए। अब जो ये फ्रेमवर्क है ये टीचर को गाइड करेगा, आंगनवाड़ी को गाइड करेगा, और साथ में स्कूल को भी क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। एनसीईआरटी ने क्या किया है, एक नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क तैयार किया है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए। और जो ये फ्रेमवर्क है ये टीचर को भी गाइड करता है, आंगनवाड़ी को भी गाइड करता है। उसके अलावा जो स्कूल्स हैं उनको भी गाइड करेगा। इसका मेन मकसद क्या है कि जो एजुकेशन कैसे बनाई जा सके, यूनिफॉर्म बनाई जा सके और हाई क्वालिटी बनाई जा सके। नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईसीसी। अब जो एनईपी है ना वो हाईलाइट करता है स्ट्रॉन्ग प्लानिंग को, कोऑर्डिनेशन को एंड मॉनिटरिंग फॉर सक्सेसफुल ईसीसी। एनईपी क्या चाह रहा है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो उसके लिए जो एनईपी है वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करता है, कोऑर्डिनेशन करता है और मॉनिटर करता रहता है कि जो ईसीसी है वो क्या हो सके, सक्सेसफुल हो सके।
टास्क इंक्लूडिंग क्या क्या आ जाएंगे, डेवलपिंग करिकुलम डेवलप कर रहा है, टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट पे भी ध्यान दे रहा है, और जो आंगनवाड़ी है उनको स्कूल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। क्या क्या काम करता है, करिकुलम को डेवलप करेगा, टीचर्स की जो ट्रेनिंग है उसका ध्यान रखेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करेगा, इम्प्रूव करता है, और जो आंगनवाड़ी है उनको स्कूल के साथ इंटीग्रेट करेगा। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल